आज का हमारा टॉपिक है टेलविंड सीएसएस। तो टेलविंड सीएसएस हमारे पास एक फ्रेमवर्क है स्टाइलिंग के लिए, जो कि हमें हार्ड कोडेड सीएसएस लिखने के बजाय हमें क्लासेस प्रोवाइड करता है। इस तरह के आपने और भी फ्रेमवर्क देखे होंगे, जैसे कि बूटस्ट्रैप हो गया और स्टाइल शीट्स होगी। तो और भी आप यानी कि डिफरेंट फ्रेमवर्क के बारे में जानते होंगे, लेकिन ये फ्रेमवर्क जो है आपको हार्ड कोडेड जो आपकी क्लासेस हैं सीएसएस की, टेलविंड की जो प्रॉपर सीएसएस की प्रॉपर्टीज हैं उनकी क्लासेस प्रोवाइड करता है। और इसमें आपके पास कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अगर आप बूटस्ट्रैप की बात करो तो वहां पे जो आपको लेआउट स्टाइल मिलता है वो बिल्कुल फिक्स मिलता है, लेकिन टेलविंड सीएसएस के अंदर आपको एज प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर क्लासेस मिलती हैं कि आप जिस तरह चाहें उसको कस्टमाइज कर सके। और आपको वो जो फुल फ्लेज लाइंस लिखनी पड़ती हैं और रिपीट करना पड़ता है कोड, वो नहीं करना पड़ेगा आपको। आप डायरेक्टली जो क्लासेस लिख रहे होगे ऑटोमेटिकली जो है वो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूं। ओके, तो ये एक हमारे पास HTML का कोड है, और ये जो टेलविंड सीएसएस है ये आपके फ्रेमवर्क्स पे भी कंपेटेबल है। तो ना सिर्फ आप इसको HTML पे यूज कर सकते हो, इवन कि आप जावास्क्रिप्ट के जो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि नेक्स्ट.js हो गया, रिएक्ट नेटिव हो गया, और भी यानी कि एंगुलर हो गया, जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं उन पे आप यूज कर सकते हो और इजीली वहां पे इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये सिंपल हमारे पास HTML है, और हमने यहाँ पे एक स्टाइल शीट लिंक की हुई है जिसमें हम हार्ड कोडेड जो है अपनी CSS की प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। अब जब भी हमें कोई न्यू बटन क्रिएट करना होगा तो हम उसको सेम यानी कि प्रॉपर्टीज देंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम ग्रुपिंग कर सकते हैं कि एक क्लास नेम हम क्रिएट करेंगे, उसको वो क्लास नेम प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक मिनट, ये कोड हम रिमूव कर देते हैं और अपना जो है न्यू कोड हम यहाँ पे लिखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे H1 टैग क्रिएट किया। अब मेरे पास दिस इज आवर फर्स्ट हेडिंग, तो ये हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है। और यहाँ पे मैंने एक और H1 टैग क्रिएट किया, दिस इज आवर सेकेंड हेडिंग। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास दो यानी कि जो है वो हेडिंग्स क्रिएट हो चुकी हैं, लेकिन हमारा टैग सेम है, हमने HTML के अंदर सेम टैग दिया। अगर मैं अपनी स्टाइल शीट में आके H1 टैग को स्टाइलिंग देता हूं कि इसका जो कलर है वो रेड हो जाए, तो आप देखोगे जितने भी मेरे पास वेब पेज के ऊपर कलर्स होंगे वो रेड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई और भी क्रिएट करता हूं तो उस पे भी सेम कलर अप्लाई हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पूरे पेज के ऊपर जितने भी H1 टैग है सबको सेम ना हो, उसमें से कुछ मखसूस ऐसे यानी कि हेडिंग हेडिंग्स हो जिसके ऊपर वो हमारे पास फिक्स प्रॉपर्टीज अप्लाई हो और बाकी के ऊपर डिफरेंट हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक हेडिंग क्लास बना रहा हूं जो कि हमारे पास एज आइडेंटिफायर होगा। तो ये मैंने क्लास बनाई और इसको मैंने कलर दे दिया ग्रीन। तो अब जब भी मैं जिस भी हेडिंग को क्लास दूंगा हेडिंग की, तो आप देखोगे उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, उसका कलर ग्रीन होगा। तो जिसको नहीं इंप्लीमेंट नहीं की जाएगी उसको हेडिंग वन वाला ही प्रॉपर्टी लगे यानी कि इंप्लीमेंट होगा। तो इस तरह हमें एक तो ये है कि हमें एक आइडेंटिफायर भी क्रिएट करना पड़ता है और उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज भी लिखनी पड़ती हैं। यानी कि जो प्रॉपर्टीज हम देना चाहते हैं वो प्रॉपर्टीज भी हम सेपरेटली आके यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उनकी वैल्यूज देंगे, और उसके साथ साथ जो है हम क्लासेस नेम भी लिख रहे हैं। लेकिन जो टेलविंड सीएसएस है वो जस्ट हमें क्लास नेम देता है कि आप क्लास नेम ऐड करो। प्रॉपर्टीज जो है हमने ऑलरेडी लिख दी हैं, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलरेडी लिखी हुई हैं।
तो आप जस्ट क्लास नेम उसको डिफाइन करोगे। अब ये हम कैसे कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसके लिए आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐड करनी होगी। तो अगर आप सिंपल HTML पे यूज कर रहे हैं तो आप प्लेस TDN यानी कि अपना कॉपी कर सकते हो। यहां से मैं एक स्क्रिप्ट टैग जो है वो कॉपी कर रहा हूं, और जैसे ही ये मैं टैग कॉपी करूंगा और अपने HTML में आके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप देखोगे ये जो है हेडिंग्स जो है, जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। H1 टैग जो है वो हमारे पास थोड़ा स्मॉल हो चुका है, और यहाँ पे हेडिंग्स भी जो है वो साइजेस जो है वो जो हमने स्टाइलिंग में लिखा था वो एज इट सेम वैसे ही काम करे, लेकिन जो हमारे पास H1 टैग का साइज है वो कम हो चुका है। अगर मैं यहाँ से क्लास रिमूव कर देता हूँ तो आप देखोगे जस्ट हमारा कलर ही चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने स्टाइल शीट के अंदर सिर्फ कलर ही प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट किया था। तो यहाँ पे अगर मैं कलर इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ तो अब ये जो कलर है मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ये हेडिंग, और अब ये देखोगे यहाँ पे हमारी जो क्लासेस हैं वो इंप्लीमेंट हुई है किसकी, स्टाइल शीट की। लेकिन अभी तक टेलमेंट CSS की जस्ट जो ग्लोबल प्रॉपर्टीज है वही इंप्लीमेंट हुई है, लेकिन मैं कुछ कस्टमाइजेशन ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कलर, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को कलर देना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट ग्रीन और 100 कलर का मैं यहाँ पे दूंगा। तो 900 टाइप कर दें, थोड़ा डार्कर शेड आएगा, तो आप देखोगे कलर चेंज हो चुका। और इस वाले का जो लास्ट वाली हेडिंग है इसको भी मैं फॉन्ट साइज देना चाहता हूँ टेक्स्ट, तो 4XL जो है हम यहाँ पे इसको साइज देंगे, तो आप देखोगे इसका साइज बढ़ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे BG कलर देता हूँ तो BG बेसिकली बैकग्राउंड है, और इसको मैं BG को ब्लैक कर देता हूँ, तो आप देखोगे ये हमारे पास प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट हो रही है। अभी हमें कैसे पता चलेगा CSS में कितनी प्रॉपर्टीज हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने इंप्लीमेंट करनी है और वो कैसे वर्क कर रही है। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन पर आना होगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंटेशन पर आओगे, यहां पे डॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद तो डॉक्यूमेंट यहां पे क्लिक करने के बाद आपको ओके, तो ये हमारे पास एक्सपेक्ट रेशियोज हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कंप्लीट आपको यहाँ पे इसकी रिसोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन है, कंपोनेंट्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट होगा, तो यहाँ लेआउट है, तो लेआउट के बारे में लिखा हुआ है, और स्पेसिंग, साइजिंग, टाइपोग्राफी। तो फॉन्ट साइज पे अगर हम क्लिक करें तो आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। अगर तो टेक्स्ट जो है वो -XS होगा तो उसका जो फॉन्ट साइज है वो 12 पिक्सल है। अगर तो टेक्स्ट SM है उसका जो फॉन्ट साइज है 14 पिक्सल है। जैसे कि अगर मैं यहाँ CSS में कस्टमाइजेबल करूं कि मैंने इसका जो फॉन्ट साइज है वो रखना है 96 पिक्सल, ठीक है, तो आप देखोगे ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, H1 टैग इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसकी हेडिंग बना दूं, ओके, तो यहाँ पे वैसे इंप्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी हमने बाद में लिखी है तो ये थोड़ा ओवरराइड करेगा इसको। तो फॉन्ट साइज जो है वो हमारा 96 पिक्सल, तो अब यानी कि ये इंप्लीमेंट हुआ। तो जिसके ऊपर हेडिंग था तो वो उसके ऊपर ये क्लास इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो ये 96 पिक्सल है, और बाकी की जो हमारे फॉन्ट साइजेस हैं वो उतने ही साइज के हैं, यानी कि जो 4XL है वो हमारा 4XL साइज के ऊपर है। अगर हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो यहाँ पे जो 4XL है तो उसका जो साइज है वो है 36 पिक्सल, और उसकी जो लाइन हाइट है वो है 40 पिक्सल। यानी कि इस प्रॉपर्टी के अंदर, यानी कि जो इस क्लास, ये जो टेलमेंट सीएस की क्लास है टेक्स्ट -4XL, इसके अंदर बिल्ट इन जो है उन्होंने ये पहले से दो प्रॉपर्टीज लिख दी हैं कि उसका जो फॉन्ट साइज होगा वो 36 पिक्सल होगा, और एक और स्केल होता है हमारे पास पिक्सल के अलावा, रैम बोलते हैं उसको। ये दोनों सेम साइज है लेकिन ये स्केल डिफरेंट है। जैसे हमारे पास एक फीट होता है, इंचज होता है, इसी तरह हमारे पास किलोमीटर होता है और एक माइल्स होता है। तो दोनों सेम, यानी कि सेम स्केल्स हैं लेकिन वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। तो ये भी यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट है लेकिन स्केल सेम है हमारे पास। तो रैम है 1 पिक्सल है। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल हैं।
अगर हमने फॉन्ट विड्थ चेंज करना है तो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ हैं, हाइट वगैरह है उसके लिए प्रॉपर्टीज़ हैं, और टेक्स्ट कलर्स के लिए प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जितनी भी चीज़ों के लिए अगर हमें प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो वो यहाँ पे ऑलमोस्ट लिखी हुई हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वर्क कैसे करती हैं, हमारे पास ये टेलमेंट के ऊपर कैसे आ जाती हैं, और हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जितनी भी चीज़ें हैं तो वो क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि यहाँ पे जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो है एक इंस्टॉलेशन है कि आपने इंस्टॉलेशन करनी है। अगर तो आपने कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग करनी है तो आपके पास एक टेलवेंट डॉट कन्फिग डॉट जेएस वाली फाइल होगी जिसके थ्रू आप चेंजिंग कर सकते हो। और इसके साथ साथ जो है आपके पास एक डायरेक्टिव्स होते हैं जिसको हम बोल डायरेक्टिव्स हैं जो कि टेलवेंट के बिल्ट इन है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास डायरेक्टिव है बेस, सेकंड है कंपोनेंट, थर्ड है यूटिलिटी। तो बेस जो है हमारा जो बेस हमारे पास डायरेक्टिव है वो बेसिकली जो टेलवेंट सीएसएस के अंदर बिल्ट इन हमारे पास चीजें अवेलेबल है, जैसे कि कलर्स हो गए, ग्रीन कलर उसका एक फिक्स कोड इन्होंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। अगर हम कलर्स की बात करें तो ग्रीन कलर हम तो अगर कलर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो कलर्स एक तो यहाँ पे कलर्स का एक टैब होना चाहिए जहाँ पे तमाम कलर्स हों। टेलवेंट सी एस एस बेस कलर्स, ओके। अब ये कलर्स हैं टेलवेंट सी एस एस में जितने भी कलर्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पर है। आपको जो भी कलर चाहिए उसका नेम, जैसे कि रोज है, पिंक है, और फ्यूशा है, पर्पल, वॉयलेट। अब ये आपके पास कलर्स के नेम होते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके पास कलर के शेड्स होते हैं, जैसे कि 50 एक डिफरेंट शेड है, 100 पे डिफरेंट शेड है, और 200 पे डिफरेंट है, 300, 400 और इस तरह 950 तक जाते हैं। यानी कि आप जिस भी शेड में अगर कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप उस कलर में वो स्पेसिफिक कलर जो है वो ऐड कर सकते हो। इसके साथ अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहां पे कन्फिग फाइल को चेंज करना होगा। अब वो कैसे करेंगे, और पहले बात ये है कि हम इस शेड्स के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो शेड बेसिकली आपका कलर होता है, वो कलर होता है जिसमें ब्लैक ऐड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक व्हाइट कलर है, आप उसमें अगर एक ड्रॉप ब्लैक का ऐड करोगे वो थोड़ा सा ग्रे होगा, तो यानी कि आपने उसको उसमें शेड ऐड कर दी। अगर उसमें आपने 2 ड्रॉप ब्लैक ऐड किए तो उसमें आपने डार्कर शेड ऐड किया। तो इस तरह यानी कि जितना ब्लैक कलर उसमें ऐड होता जाएगा वो उतना यानी कि जो शेड है वो नंबर बढ़ता जाएगा उसका। तो ये आपका बेसिकली शेड होता है। टिंट बोला जाता है जिसके अंदर व्हाइट कलर ऐड किया जाएगा, ठीक है, जिसमें व्हाइट कलर अगर ऐड किया है तो वो आपका टिंट होगा। तो उसका भी एक सेपरेट स्केल होता है, यानी कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में काम करता है। यानी कि ये समझ लें कि ये आपका एक्स पॉजिटिव में काम कर रहा होगा तो एक्स जो है वो नेगेटिव में काम कर रहा होगा। तो वो टिंट जो है वो आपका व्हाइट कलर होता है, और जो शेड होता है वो ब्लैक कलर के ऐड करने से बनता है। यानी कि कोई भी आपका कलर होगा, अगर आपने उसमें ब्लैक ऐड कर दिया तो वो आपका शेड बन जाएगा, अगर उसी कलर में आपने व्हाइट कलर ऐड किया तो वो आपका टिंट हो जाएगा। तो ये आपके पास यानी कि टिंट और शेड का थोड़ा डिफरेंस है। तो आपने इसको शेड बोलना है क्योंकि ये आपका डार्कर एरिया की तरफ लेके जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कलर 50 पे थोड़ा लाइट है और 100 पे और डार्क होना स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं तो आप देखोगे ये बिल्कुल डार्क कलर है, 90-50 में बिल्कुल डार्क कलर है, और अगर हम 500 पे देखें थोड़ा ब्राइट है ये कलर। तो ये यानी कि इस तरह आपने इसके शेड्स को देखना है कि कौन कौन से शेड्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी सबको। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तो भी पूछ सकता है। नेक्स्ट जो है हम एक प्रॉपर इसका सेटअप करते हैं फ्रेमवर्क के साथ, और उसमें हम इसको समझते हैं कैसे हमने यूज करना है। अगर अभी भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ सकते हैं। ओके, अगर तो किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही तो वो या तो रीज्वाइन कर ले, अदरवाइज फिर रिकॉर्डिंग देख ले। तो रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है।
ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम इसको कौन कौन से फ्रेमवर्क के साथ यूज कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इंस्टॉलेशन जो है, आप इसको हर तरह से यूज कर सकते हो। एक तो आप इसको CLI, एज अ CLI बेसिकली आपका कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो कमांड लाइन इंटरफेस आपका नोड के साथ आता है। उसके लिए आपको npm यूज करना होता है, तो आप npm के थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज जो है, आप इसको एज अ CDN यूज कर सकते हो। क्या आपने इसको CDN में लिंक के थ्रू ऐड कर दिया, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर हम फ्रेमवर्क गाइड्स की बात करें कि कौन से फ्रेमवर्क के अंदर किस तरह हमने इसको ऐड करना है, तो उसके लिए आपको फ्रेमवर्क गाइड्स के ऊपर के टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो तमाम फ्रेमवर्क्स दिए गए हैं जिनकी गाइड्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि सबसे पहले आपके पास नेक्स्ट जेएस है, और लारावेल है, वाइट है, सॉलिड जेएस है, गेट्सपाई है, और नक्स्ट है, तो सेल्वेटा है, एंगुलर, और यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप के बारे में भी है, एस्ट्रो है, और यहाँ पे नेटिव रिएक्ट नेटिव भी होगा। किसी को विजिबल है रिएक्ट नेटिव? ओके, तो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव विजिबल तो नहीं है, लेकिन उसकी भी सेम ही है। आपने क्या करना है, रिएक्ट की कन्फिग्रेशन या कोई भी कन्फिग्रेशन है वो आपने कॉपी कर लेनी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे अगर हम नेक्स्ट जेएस की बात करें, तो यहाँ पे भी आपको सेम कमांड मिलती है कि आपने अपना प्रोजेक्ट सेटअप करना। तो ये पहली कमांड आपको प्रोजेक्ट सेटअप की मिल रही है, और उसके बाद जो है आपने अपना npm के साथ टेलवेंट सीएसएस को इंस्टॉल करना है, पोस्ट सीएसएस और ऑटो प्रीफिक्सर जो है उसको इंस्टॉल करना है। और उसके बाद आपने इनिशियलाइज करना है, जैसे हम npm इनिशियलाइज करते हैं। और फिर जो जब जैसे ही आप इनिशियलाइज करोगे, उसके बाद मॉड्यूल के ऊपर आपने अपने फोल्डर्स डिफाइन करने हैं। तो इन फोल्डर्स के अंदर जो जो आपके फाइल्स होंगी, तो वहां पे जो भी सीएसएस की क्लासेस लिखी गई होंगी, तो वो इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और तो ये आपका यहाँ पे है। और इसके बाद जो आपने ग्लोबल सीएसएस के अंदर ये 3 डायरेक्टिव्स ऐड करने, जिसके बारे हम डीप डाउन करेंगे। सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया कि ये हमारा बेस है, जिसके अंदर जितनी भी हमारे पास बिल्ट इन क्लासेस हैं टेलविंड की, वो इंप्लीमेंट हो रही हैं। कंपोनेंट्स हम यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद आपने प्रोजेक्ट रन करना और यूज करना। तो नेक्स्ट जेएस का हमने देख लिया कि ये सेम है। और अगर हम किसी और फ्रेमवर्क की बात करें, जैसे कि यहाँ पे सॉलिड जेएस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी सेम मिल रहा है आपको कि आपने प्रोजेक्ट सेटअप करना है। उसके बाद आपने टेलविंड सीएसएस, पोर्ट सीएसएस, ऑटो प्रीफिक्सर है, उसके बाद इनिशियलाइजिंग है, और फिर सेम ऐसे ही कन्फिग फाइल के अंदर आपने वो डायरेक्टरीज डिफाइन करनी है, जिस डायरेक्टरी के अंदर आपके पास वो फाइल्स हैं जहां पे आपने टेलवेंट सी एस एस यूज करनी है। और उसके बाद आपने इंडेक्स डॉट सी एस एस के नाम से फाइल बनती है, तो यहाँ इस फ्रेमवर्क के अंदर, तो ये आपने देख लेना। तो जिस जो भी आपने फाइल बनाई होगी ना, तो उसी नाम के अंदर जो है ना आपने ये बनाना है। तो अगर कोई फ्रेमवर्क यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वहां पे आपने ग्लोबल सीएसएस की फाइल बनाने के बाद उसी फाइल के अंदर ये डायरेक्टिव्स ऐड करने। तो ये आप अपना नोट कर रिएक्ट नेटिव के अंदर जो भी आपकी सीएसएस की फाइल बन रही है, ऐप डॉट सी एस एस बनती है आई थिंक मेरे ख्याल में, तो उसके अंदर आपने ये डायरेक्टिव्स ऐड करने। डायरेक्टिव्स ऐड करने के बाद फिर आपका जो है वो टेलमेंट सीएसएस वहां पे यूज हो जाएगा, और आप इस तरह यूज कर सकते हो। तो अभी जो है हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज करें, अगर आपको आप में से कोई सजेशन करना देना चाहे तो दे सकता है, अदरवाइज जो है फिर मैं खुद ही चूज कर लेता हूँ। ओके, तो मैं नेक्स्ट ईयर से कन्फिग कर लेता हूँ। सबसे पहले वाला जो हमारा है, तो इसके लिए सबसे पहली कमांड उन्होंने दी है कि आप अपना प्रोजेक्ट सेटअप करें। अगर ऑलरेडी है तो आप फिर आप इसको स्किप कर सकते हो, इस लाइन को। तो ये लाइन आप स्किप कर सकते हो। अदरवाइज जो है आप प्रोजेक्ट अभी सेटअप नहीं किया, तो आप इस लाइन को कॉपी कर सकते हो। तो हमने अभी प्रोजेक्ट सेटअप नहीं किया, तो हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं।
ओके, तो ये हमारे पास इनिशियल प्रोजेक्ट सेटअप अवेलेबल है, तो मैं डाउनलोड नहीं करता उसको, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास अभी टेलवेंट सी एस एस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कन्फिग फाइल नहीं है टेलवेंट सी एस एस की। तो हम सबसे पहले इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड मिलेगी sudo npm run dev। तो sudo आपने टाइप नहीं करना, जस्ट आप npm run dev करोगे तो ये हमारे पास लोकल होस्ट जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बेसिक सा पेज बना हुआ रेड कलर का, और इसमें जो है हमारा, तो मैं इसको स्क्रीन साइज छोटा छोटा कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक सी एस एस है, ग्लोबल सी एस एस के नाम से पेज है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड पेज का कलर चेंज किया गया है, तो मैं यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि ये जो पहले की सी एस एस है वो हमारी रिमूव हो जाए। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। एक सेकेंड ज़रा होल्ड करें, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, उसके बाद फिर बता दूँ। तो अभी जो है हम अवेलेबल हैं प्रोजेक्ट्स, उसके बाद है नेक्स्ट जेएस, और उसमें है हमारे पास डेमो नेक्स्ट ऐप। ओके, तो अब यानी कि ये हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो विंडोज़ में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, तो आपने इसको इग्नोर करना है। ओके, तो हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है। तो मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। तो जैसे मैं सेव कर रहा हूँ, तो हमारे हमारी जो पहले वाली सी एस एस की आउटपुट है वो रिमूव हो चुकी है। अब हमने इसमें अपना टेलवेंट जो है वो ऐड ऑन करना है। तो सबसे पहली कमांड तो हमने यूज़ कर ली, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया। तो अगर नहीं किया तो आप ये यहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। अब अपने प्रोजेक्ट पर आना, नेक्स्ट कमांड ये लिखी हुई है कि आपने वो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी ओपन करनी है, और उसके बाद जो है आपने npm install d tailwind css। डी बेसिकली यानी कि वो उस डिपेंडेंसीज को यूज करेगा जो कि प्रोजेक्ट की हैं, और ये तीन जो चीजें हैं वो इंस्टॉल करेगा, जिसमें टेलवेंट सीएसएस है, पोस्ट सीएसएस है, ऑटो प्रीफिक्स है। तो इसको हम कॉपी करेंगे यहां से, और अपनी प्रोजेक्ट फाइल पर आएंगे। तो हम अपनी एप्लीकेशन क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ कमांड। तो जैसे हम इसको ऐड करेंगे, तो ये जो तीन पैकेजेस हैं ये हमारे पास नोड के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे, और पैकेट डॉट जेसन में जैसे आप देखोगे ये तीनों चीज़ें जो हमारे पास यहाँ पर होना शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे इंस्टॉल होंगी तो यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगी। सर, जब हम नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें पहले भी तो ऑप्शन आता है टेलविन सीएसएस का, अगर हम उसी वक्त उसको यस करते हैं तो ये सब करना पड़ता है फिर भी? नहीं, फिर नहीं करना पड़ता, फिर वो ऑलरेडी उसमें बिल्ट इन आता है। क्योंकि उसके अंदर वो टेम्पलेट यूज कर रहे हो ना, अब यहाँ पे हमने स्क्रैच से बनाया। जी ठीक है। ओके, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो एरर दे रहा है नोड का, क्योंकि नोड जो है हमारे पास ओल्डर वर्जन है। तो ये भी आपने इग्नोर करना। तो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं उसको रीड आउट कर लिया करो। तो इसको अभी हम इग्नोर कर सकते हैं, तो इसको मैं बाद में सेट कर लूँगा। तो प्रोजेक्ट काफ़ी, मुझे लगता है एक डेढ़ महीना पुराना है।
तो उस वजह से ये हमें वल्नरेबिलिटीज जो है वो शो कर रहा है, पैकेजेस जो है वो बात की। तो आप देख सकते हो कि उनको अपडेट चाहिए। 144 प्रोजेक्ट्स हैं, तो अभी ऑलरेडी 81 प्रोजेक्ट जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हमारे पास आ चुका। अब हमने नेक्स्ट जो है वो कमांड यूज करनी है, वो है npx tailwind initialize। तो ये हम यूज करेंगे। तो यहां पे मैं sudo, तो आप यहां पे देखोगे हमारे पास एक tailwind config नाम की फाइल बन चुकी है, tailwindconfig.js। इस फाइल के अंदर हमारे पास तीन चीजें अवेलेबल हैं। एक तो हमारा कंटेंट है, और जो हम कंटेंट मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप है, तो ये कंटेंट उसको यानी कि उसका यानी कि हमारे पास कीवर्ड है। थीम है, यानी कि जो थीम हम डिफाइन करेंगे हमारी वेबसाइट की, वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हम अपना प्लगइन्स भी बना सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो जितनी भी कस्टमाइजेशन है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे बाद में। अभी फिलहाल जो हम अपना कंटेंट बताएंगे कि किस कंटेंट के अंदर हमने टेलविंड सीएसएस को यूज करना है। वो हमारा है ऐप फोल्डर के अंदर और पब्लिक फोल्डर के अंदर। यानी कि ऐप फोल्डर में हमारा कंटेंट हम जब डेवलप कर रहे होंगे तब होता है, और जब हम उसको बिल्ड कर दें तो फिर पब्लिक फोल्डर के अंदर आता है। तो इसी तरह यानी कि वो है। तो यहां पे आप देखोगे कंटेंट हमें वो कह रहा है कि स्लैश ऐप के अंदर, ये एस्ट्रिक का मतलब है कि जितने भी उसके अंदर हैं, और स्लैश के बाद एस्ट्रिक का मतलब है उसमें जितने भी सब फोल्डर्स हैं, यानी कि पेरेंट फोल्डर जितने भी हैं और उसके अंदर जितने भी सब फोल्डर्स हैं, उसमें जो है जितनी भी फाइल्स हैं, चाहे वो जेएस की हो, चाहे टीएस की हो, जेएसएक्स की हो, टीएसएक्स की हो या एमडीएक्स की हो, वो तमाम फाइल्स के ऊपर आपने जो है टेलविंड जो है इंप्लीमेंट कर देनी है। इसके साथ साथ आपको पेजेस हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, तो अगर ये भी फोल्डर्स अवेलेबल होंगे तो वहां पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर आप सोर्स डायरेक्टरी यूज कर रहे होगे, अगर इन केस, तो उसके लिए भी यहां पर है। अगर आप इसमें से कोई लाइन रिमूव करना चाहो, वो अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है प्रोजेक्ट में, तो आप रिमूव भी कर सकते हो। अगर आप सारी ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम ऐड करने में नहीं है, प्रॉब्लम तब होगी जब आपके पास फोल्डर अवेलेबल होगा और यहाँ पे उसका पाथ अवेलेबल नहीं होगा। अगर पाथ नहीं होगा तो फिर इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो अगर आप इनके एडवांस में ऐड करना चाहते हो तो आप एज इट ऐड कर सकते हो, ताकि वो तमाम जगहों पे जो है इंप्लीमेंट हो जाए। ओके, तो अब ये हमारे पास जो है फाइल ऐड हो चुकी है, यानी कि हमारा टेलविंड जो है वो ऐड हो चुका है। अब लास्ट जो स्टेप है वो हमारा है डायरेक्टिव्स का, कि हमने डायरेक्टिव्स ऐड करने हैं। तो उन्होंने बोला है कि आपने ग्लोबल डॉट सीएसएस में ऐड करने हैं। फाइल नेम यहाँ पे दिया होगा और यहाँ पे लिखा भी होगा कि आपने ग्लोबल डॉट सीएसएस में ऐड करना है। तो इसके अंदर हम ये डायरेक्टिव्स ऐड कर देते हैं। तो हम ऐप फोल्डर में आते हैं, यहाँ पे ग्लोबल डॉट सीएसएस की फाइल ओपन करेंगे। हमने डायरेक्टिव्स ऐड कर दिए। अब हम अपनी लास्ट स्टेप है, हमारा तमाम कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी हैं। अब हमने जस्ट अपना जो है एनपीएम का जो नेक्स्ट जेएस का सर्वर है वो स्टार्ट करना है, एनपीएम रन डेव। तो जो भी आपका फ्रेमवर्क होगा वो आप स्टार्ट कर दोगे, चाहे रिएक्ट नेटिव हो तो उसी कमांड से आप स्टार्ट करोगे। तो जैसे आपने स्टार्ट किया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। तो एज इट यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम हमारा जो H1 टैग था वो स्मॉल हो चुका है। और अब हम इसमें चेंजिंग करते हैं। तो सिंपल HTML के अंदर और JSX के अंदर, क्योंकि ये हम फ्रेमवर्क के अंदर JSX पढ़ रहे हैं, एज अ JSX यूज होता है, तो JSX के जो टैग है उसमें जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो है क्लास नेम का। जैसे सिंपल HTML के अंदर जो है हमारे पास क्लास का एट्रीब्यूट यूज होता है, तो यहाँ पे क्लास नेम का एट्रीब्यूट यूज होता है। तो आपने ये जो है वो अपना नोट कर लेना कि आप कहाँ पे करें। तो यहाँ पे हम क्लास नेम यूज करेंगे। तो मैं टेक्स्ट साइज जो है वो 6XL जो है वो यूज करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने 6XL दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो है वो CSS की जो प्रॉपर्टी थी वो इंप्लीमेंट होगी। आप चाहें तो इसको टोरी जीएस के साथ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे हमारे पास वाइट की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो वाइट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसके लिए आपको जस्ट
वाइट वाला सेटअप जो है वो कन्फिग करना होगा, तो वहाँ पे आप इजीली यूज़ कर सकते हो। जो भी आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव में भी यूज़ कर सकते हो, और सिंपल एचटीएमएल में भी यूज़ कर, ऑलमोस्ट हर नोड के सब इन्वायरमेंट के ऊपर आप टेलविंड जो है वो यूज़ कर सकते हो। कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे आप यूज़ ना कर पाओ, सब में यूज़ कर सकते हो। अगर किसी की आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रही तो आपने सिर्फ 2-3 चीज़ें नोट करनी, CSS कैसे ऐड होगी, अगर CSS ऐड हो रही है तो फिर वहाँ पे आप डायरेक्टिव्स ऐड कर दोगे। अगर तो आपका नोड का मॉड्यूल है तो वहां पे अपने पैकेज ऐड कर देना है, और उसके बाद आपने कन्फिग फाइल चेंज करनी है, और कन्फिग फाइल को जस्ट बताना है कौन से फोल्डर के अंदर है। तो वो फोल्डर चाहे आपके पास ऐप के नाम से हो, सोर्स के नाम से हो, जिस भी नाम से हो, वो आपने ऐड करना है। और उसमें बस आपने ये बताना है कि पहले पेरेंट डायरेक्टरीज और उसके अंदर जितने भी और डायरेक्टरीज हैं वो, और उसके बाद जो है यहाँ पे एस्ट्रिक जो है ना, ये वाला एस्ट्रिक जो है, ये वाला एस्ट्रिक, ये बेसिकली फाइल्स के नेम है। इसका मतलब है ऑल फाइल्स, यानी कि जितनी भी फाइल्स होंगी उनकी जो एक्सटेंशन है, अगर उसमें से कोई एक एक्सटेंशन ये है तो वो उन पे सब इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जितनी भी फाइल्स हैं और उसमें जितनी भी ये चीजें अवेलेबल हैं, सब पे ये इंप्लीमेंट आपने कर देना। तो बस आपने इस तरह की जो एक कंटेंट के अंदर लाइन है वो चेंज करनी है, आपका जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सिंपल जो है वो करते हैं, इसका कलर अगर हमने चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर के नाम से हमारे पास प्रॉपर्टी आती है। तो हमने पढ़ा था अभी कि कलर्स के अंदर हमारे पास नेम्स होते हैं और उसके साथ टिंट्स होते हैं और शेड्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, स्लेट कलर है हमारे पास, अगर सिंपल स्लेट कलर मैं यूज करूं तो स्लेट के स्पेलिंग है SLATE, स्लेट। तो आप देखोगे कोई भी कलर नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं शेड ऐड करता हूं, मैं यहां पर ऐड करता हूं 50, तो आप देखोगे अब ये गायब हो चुका है। और अगर मैं इसको 950 मैक्सिमम नंबर है मेरे पास, वो ऐड करता हूं तो ब्लैक हो रहा है, और 500 यूज करूं तो फिर आप देखोगे थोड़ा सा लाइटर कलर आ रहा है। अगर इसके अलावा मैं ब्लू कलर यूज करूं, ब्लू, तो आप देखोगे ब्लू कलर में हमारे पास आ रहा है। और अगर 950 करें तो 950 में हमारे पास थोड़ा डार्कर कलर में आ रहा है, ये है ब्लू ही। अब बाय डिफॉल्ट तो उन्होंने अपने कोड दिए हुए हैं कि अगर आप ये इस तरह नहीं करना चाहते तो कोड भी आप देख सकते हो, कोड भी हेक्स कोड, जैसे हम CSS के अंदर सिंपल CSS में करते हैं ना, कि हम कलर की प्रॉपर्टी देते हैं, उसमें हम बताते हैं कि हेक्स कोड देना है हमने, कि RGBA कलर देना है, या हमने RGB कलर देना है, या फिर HSL कलर देना। तो जो भी हम कलर का स्केल यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वो कलर टाइप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने अपनी वो प्रॉपर्टी देनी, तो बिल्ट इन कलर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है कि जो भी आप यूज करना चाहो उसको अपने शेड के साथ यूज करना है। जस्ट जो आपके व्हाइट एंड ब्लैक कलर है वही आपका विदाउट शेड यूज होते हैं, आप उसको जो है वो व्हाइट एंड ब्लैक दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं सिंपल ब्लैक लिखूंगा तो वही इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, ये ब्लैक हमारा हो गया। अगर मैं व्हाइट करता हूं तो व्हाइट ही यूज होगा। तो इनमें भी शेड अवेलेबल है, व्हाइट के अंदर भी आपके पास अवेलेबल है। ओके, तो व्हाइट में नहीं है। ओके, हाँ, व्हाइट में कैसे शेड होंगे, व्हाइट तो ऑलरेडी हमारे पास प्योर व्हाइट होता है ना, ग्रे के अंदर होता है, वो ग्रे बन जाता है व्हाइट और ब्लैक के बाद। तो व्हाइट तो सिंपल ही है, तो ये नेचुरल कलर है ना हमारा व्हाइट और ब्लैक। तो ये आपका बिल्ट इन प्रॉपर्टीज है। अगर इसी तरह आपने यहाँ पे सूडो एलिमेंट्स यूज करने हो, जैसे कि हम चाहते हैं हवर करना, हमने हवर करना है, तो हम हवर कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हवर एक प्रॉपर्टी है, वो हम क्लास नेम है बेसिकली वो यूज करेंगे। और उसके बाद कॉलन के बाद हम लिखेंगे कि मैं कलर चेंज करना चाहता हूं, जैसे हवर हो, इसका जो कलर है, टेक्स्ट कलर जो है वो रेड होने जाना चाहिए। 500। अब जैसे यहाँ पे मैं हवर करूंगा तो आप देखोगे इसका कलर क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। और हवर करने के अलावा जो है वो ब्लैक है, नॉर्मल कलर ब्लैक है। और इसके साथ साथ जो है नॉर्मल कलर अगर मैं इसको ग्रीन करता हूं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो आपने बस स्पेस देनी है, तो जैसे आप स्पेस दोगे फिर आप नॉर्मल हवर से बाहर आ जाओगे। ओके, टेक्स्ट ग्रीन, तो यहाँ पे मैं 700 यूज कर रहा हूँ। तो आप देखोगे ये ग्रीन है और ये रेड हो रहा है। तो इस तरह यानी कि आप यूज कर रहे हो यहाँ पे प्रॉपर्टीज को। तो आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, जैसे हम CSS में जितनी प्रॉपर्टीज यूज करते हो 95% यहाँ पे अवेलेबल, 5% के मिसिंग है। जैसे कि
वेब किट्स के अलावा वेब किट्स वगैरह हो गए, तो इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें मिसिंग है, लेकिन 95% जो आपका कंप्लीट है यहाँ पे CSS। बाकी अगर जो मिसिंग है वो आप ऐड कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ओके, तो अब ये तो हमने बेसिक समझ लिया कि कैसे यूज होगा। अब हम ये समझते हैं कि ये एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज कैसे करते हैं और उसमें ग्रुपिंग कैसे होती है और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करती है वो हम देखते हैं। अब जब प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तो उसमें आपने क्या करना है, अपना जो प्रोजेक्ट बनाना है वो आपने एक चीज नोट करके बनाने के, एक मिनट मैं गूगल क्रोम ओपन कर लूं फिर उसके बाद आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। जो सबसे पहले जो चीज नोट की जाती है किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर ऐसे स्टाइलिंग वाले, तो उसमें आपने, यहाँ पे मैंने लोकल 3000 ओपन किया। अब यहाँ पे हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वेबसाइट जो है वो हम कौन सी ओपन करें। ठीक है, ये होस्टिंगर की वेबसाइट है, तो ये हमने ओपन की। अब यहां पे आप देख रहे हो ये वेब व्यू है, किसी भी वेबसाइट का एक वेब व्यू है। अगर अगर मैं इसको मोबाइल पे प्रीव्यू करता हूं तो आप देखोगे इसका डिजाइन थोड़ा चेंज है। अगर मैं इसको लैपटॉप यानी कि क्या है इसको कहते हैं टैबलेट पे व्यू करूं तो इस पे हमारा जो है डिजाइन वो चेंज है। और इसके अलावा अगर हम लैपटॉप स्क्रीन पे करें तो डिजाइन चेंज आएगा। और इसके अलावा जो है हमारा जो टीवी स्क्रीन होगा उस पर थोड़ा कंपोनेंट डिजाइन जो है चेंज होगा, लेआउट यानी कि डिफरेंट है। आप किसी भी वेबसाइट का देखते हो तो लेआउट डिफरेंट है। अब जब एज अ कोडिंग परस्पेक्टिव से देखें हम इसको कि कोड जब कर रहे होते हैं तो नॉर्मल सीएसएस के अंदर क्या होता है, तो जो भी हमारा कोड लिखा जाता है वो लिखा जाता है प्लेन यानी कि डेस्कटॉप स्टाइल के ऊपर। हम बाद में मीडिया क्वेरीज इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल सीएसएस ओपन करूं तो ये हमारा सिंपल सीएसएस है, और यहां पे मैं मीडिया क्वेरी इंप्लीमेंट करूं उसके लिए, तो जो हमारे पास हेडिंग है इसका कलर जो है मैं बैकग्राउंड कलर जो है बल्कि फॉन्ट साइज जो है वो मैं कर देता हूं 12 पिक्सल। ठीक है, तो आप देखोगे अगर तो हमारे पास जो मिनिमम विड्थ है वो 400 पिक्सल तक है तो फिर आपका जो है वो फॉन्ट साइज 12 पिक्सल होना चाहिए। अगर इससे छोटा है तो आप देखोगे इसका जो साइज है वो 96 पिक्सल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले ये डिफाइन करना होता है कौन सी स्क्रीन से हमने स्टार्ट करना है, कि किस स्क्रीन से हमारा जो है वो सीएसएस की प्रॉपर्टीज जो लेआउट की डिजाइनिंग है वो स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम टेलमेंट सीएसएस की बात करें तो वो जो है वो मोबाइल फर्स्ट व्यू है। ठीक है, तो जो आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज होंगी उनका जो ब्रेक पॉइंट है वो मोबाइल फर्स्ट व्यू से स्टार्ट होगा, यानी कि वो मोबाइल फर्स्ट व्यू पे स्टार्ट होगा। और अगर हम इसके ब्रेक पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन पर ओपन करें तो यहां पे आप ओपन कर सकते हो टेलमेंट सीएसएस ब्रेक पॉइंट्स। तो यहां पे आपको ब्रेक पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला ब्रेक पॉइंट है आपका 640 पिक्सल पे, यानी कि 0 से लेके 640 पिक्सल तक आपका नॉर्मल है। जैसे ही आप उसको यानी कि 640 पिक्सल दोगे तो वो आपका पहला ब्रेक पॉइंट होगा, और वो चलेगा आपका 768 पे, तो यानी कि वो 768 तक जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है वो 768 से 1024 तक जाएगा, और उसके बाद जो है एक्सेल जो है वो 1280 पिक्सल तक जाएगा, और लास्ट जो है आपका 1536 तक जाएगा। तो ये आपके पास ब्रेक पॉइंट्स हैं। तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज जो हैं अगर हम उसकी बात करें तो ये मैं नेक्स्ट ईयर्स ओपन कर रहा हूं और यहां पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूं पहला। तो मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूं कि एस एम जो है वो मेरा टेक्स्ट कलर जो है इसको ब्लू कर दो। 500
किस पे? 640 पिक्सल पे। और यहां पे आप नोट कर सकते हो इसकी जो डायमेंशन है अभी 375 पर है। तो जैसे ही यहां पे मैं 640 पिक्सल ऐड करूंगा तो इसका जो कलर हो जाना चाहिए वो ब्लू हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहां पे ब्लू कलर हो चुका है। तो आपने जब भी डिजाइनिंग करनी है, टेलविंड सीरीज को स्टाइलिंग करनी है, तो पहली जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होंगी वो आपकी मोबाइल स्क्रीन साइज पर होंगी। उसके बाद जो पहला ब्रेक पॉइंट, बिल्ट इन ब्रेक पॉइंट है, वो आपका है 640 पे, कि 640 के ऊपर जाके वो चेंज होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है, अब ये चलेगा कहां तक? ये जाएगा आपका मीडियम तक, यानी कि मीडियम का जो साइज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मीडियम पे, अब ये मेरा मीडियम है एमडी कॉलन कॉलन लगाना, आपने एमडी कॉलन लगाया और उसके बाद आपने बोला टेक्स्ट कलर जो है हमारा वो ऑरेंज हो जाना चाहिए। अब इसको हम देख भी सकते हैं, अगर हमें इसको देखना है तो ये जाता है 768 तक। तो जैसे ही वो 768 तक जाएगा तो तब कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि 768 के बाद फिर कलर चेंज हो जाएगा। अब ये उससे ऊपर वाली जितनी बड़ी स्क्रीन है वहां पे जाके सेट हो जाए। अब ये ऊपर जितना जाते जाओगे ना कलर सेम रहेगा, क्योंकि आपने ब्रेक पॉइंट सेट नहीं किया। लेकिन उससे जैसे नीचे आएगा फिर कलर चेंज होता जाएगा। ठीक है। जब आप जहां पे ब्रेक पॉइंट सेट करते हो ना, उससे नीचे तक की वैल्यू तो सेम रहती है, लेकिन उसके ऊपर तक की वो वही कंटिन्यू रहती है। तो आपने ये चीज नोट करके रखनी है कि जहां ब्रेक पॉइंट आपने सेट किया उससे ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी, उसके नीचे की वैल्यू जो पहले थी वो चेंज होगी, यानी कि वहां पे जाके स्टेट चेंज होगी। जिस ब्रेक पॉइंट आपने सेट किया उसके बाद आपका जो स्टेट वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, जो आपने सेट कर दी तो उसके बाद वही चलती जाएगी जब तक आगे जाके आप एक और ब्रेक पॉइंट ना सेट कर दे। ठीक है। तो इसमें जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि फ्लेक्स करना है आपने, बैकग्राउंड कलर करना है, इमेज करने हैं, विड्थ है, यानी कि विड्थ 100% है वो आपने इंप्लीमेंट करना है। तो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, बिल्ट इन जो है वो आपने अवेलेबल है। तो आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हो। तो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी गई हैं। तो आपने अगर पढ़ना है तो ये राइट साइड पे जो जितना भी कॉन्सेप्ट है, तो कस्टमाइजेशन के नीचे जो है ना आपको मिल जाएंगी ये। कस्टमाइजेशन के ऊपर तो कलर्स वगैरह हैं, थीम्स हैं और कंटेंट है, तो ये आपको मिल रहा है। और थीम के ऊपर आओगे तो आपको स्क्रीन साइजेस मिल जाएंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। कलर्स आपको बिल्ट इन मिल जाएंगे, फोर्थ फैमिली मिल जाएगी। नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे ना उसमें हम कस्टमाइजेशन करेंगे, जिसमें हम कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, रीयूजेबल कैसे बनाते हैं, और बेस लेयर क्या, बेस लेयर तो हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया, लेकिन यूटिलिटी लेयर हो गया, प्लगइन हो गया, एनिमेशन हम कैसे करनी है विद टेलविंड सीरीज, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्योंकि एक सेशन में कवर नहीं होने वाला। तो बेसिक जो है आपने कन्फिग कर लेना है, उसको यूज कर लेना, प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करनी है। तो जैसे कि आपने एक्सपेक्ट रेशियोज के अकॉर्डिंग कोई प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। कंटेनर्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज आपको चाहिए, जैसे स्मॉल कंटेनर, मीडियम, लार्ज है वो आपका है। कॉलम्स बनाने हैं, जैसे हमने फ्लेक्स बनाते हैं ना तो उसमें कॉलम्स होते हैं, तो वो आपने बनाने हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल है। ब्रेक आफ्टर है और बॉक्स साइजिंग है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे उन्होंने डिफाइन की भी, कौन कौन सी सीएसएस बैकएंड पे लिखी गई है इसके ऊपर, तो वो ऊपर यानी कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है। डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज जैसे हम यूज करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, इनलाइन ब्लॉक करते हैं, टेबल है, ग्रिड है। तो जितनी भी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे बता दिया। डिस्प्ले हिडन हम यूज करते हैं तो वो यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। तो इसके अलावा जो है आपका आइसोलेशन है, ऑब्जेक्ट फिट है और ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज हैं। जी इंडेक्स अगर हमने यूज करना है तो Z0 जो है हमारे पास 0 इंडेक्स पे है, Z10 जो है 10 पे है, 20 पे है। तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे उन्होंने डिफाइन की गई हैं। और अगर आपने इस तरह कुछ क्रिएट करना है तो उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया गया एस्टिक है। ओके। तो इसके अलावा अगर आप कस्टमाइजेशन, माइनर सी कस्टमाइजेशन में आपको बता देता हूँ कि माइनर सी कस्टमाइजेशन अगर हमने करनी होती है तो जैसे कि मैंने टेक्स्ट जो है वो 6 XL किया, मैं चाहता हूं ये मैं खुद से लिखूं, तो हाइफन के बाद ना आपने ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने इतने पिक्सल लिखने हैं, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं 196 पिक्सल। तो जैसे मैंने 196 पिक्सल लिखे तो उतने बढ़ जाएगा। और अगर मैं इसको 16 पिक्सल पे लेके जाना है तो चाहता हूं तो 16 पिक्सल पे चलाए। तो ये आप सब प्रॉपर्टीज के साथ कर सकते हो, कलर्स के साथ भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे हाइफन लगाने के बाद एक हेक्स कलर ऐड कर रहा हूं, जिसको मैं 0022 और 33, तो 2 और 33
अच्छा जी, टेक्स्ट के साथ, ओके, तो टेक्स्ट के साथ आई थिंक मेगा पिक्सल ही काम करेगा। तो हावर्ड टेक्स्ट कलर, ओके ओके। तो प्रॉब्लम ये था कि हमने ब्रेक पॉइंट्स लगाए हुए थे। तो आप देख सकते हो ये कलर जो है इंप्लीमेंट हो रहा है। तो 0 0, ये कौन सा कलर बन रहा है? चले हम का एक हेक्स कोड कॉपी करके लेके आते हैं। तो यहाँ से मैंने हेक्स कोड कॉपी किया। एक और मिस्टेक हमने की हुई है, हावर पे लगाया हुआ है, इसको हावर से हटाते हैं। तो आप देखोगे ये हमारा जो कलर है वो चेंज हो रहा है। मैं इसको फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको विजिबल हो। तो आप देख सकते हैं जो कलर कोड मैंने कॉपी किया था वो आप इंप्लीमेंट कर सकते। तो इस क्रिया को ब्रैकेट जो है वो यूज करनी होगी जहां पे अपने माइनर कस्टमाइजेशन करने हैं। अब जो प्रोफेशनल लेवल की कस्टमाइजेशन होती है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि वो हमने कैसे करनी है। माइनर कस्टमाइजेशन आपने करनी है तो ब्रैकेट यूज कर सकते हो। ये तब हम यूज करते हैं जब हमें एक ही बार यूज करना हो। तो अगर आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हो, कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो तब आपको थोड़ा बेहतर वे से करना पड़ता है। माइनर अगर आपने कुछ करना है, कोई एक जगह कहीं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लगानी, तो वो आप कर सकते हो। अगर आपने मल्टीपल टाइम उसको यूज करना होगा तो फिर हम उसके लिए कुछ और यूज करते हैं। वो कन्फिग फाइल चेंज करते हैं और वहां पे प्रॉपर एक थीम सेट करते हैं, ताकि अगर हम फ्यूचर में कभी चेंज करें तो हमें हर जगह जाके चेंज ना करना पड़े। क्योंकि सी एस एस, टेलवेंट सी एस एस हम इसी वजह से यूज करें कि हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो फिक्स रहे। ऐसा ना हो कि हमें बार बार जाके हर एक लाइन पे जाके कोड चेंज करना पड़े। तो हम एक बार क्लास की प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे, वो ऑटोमेटिक जहां जहां क्लासेस लगी होंगी वो खुद ब खुद चेंज कर देगा। तो ये इस वजह से ये फ्रेमवर्क यानी कि यूज किए जाते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। तो टाइम बचाने के लिए जो है हम वो यूज करेंगे और उसका बेनिफिट भी हम देखेंगे वहां पे कैसे हमने करना है। अभी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है टेलविंड सीएसएस के अकॉर्डिंग, तो आप पूछ सकते हो। इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने पूछना है, आपने यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग पूछना है, तो वो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज जो है इसका जो नेक्स्ट सेशन है वो हम करेंगे तो उसका मैं टाइम आपको सेंड कर दूंगा। तो उसमें जो है हम इसकी यूटिलिटी लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं कि टेलविंड सीएसएस को यूज करते हुए हम रीयूजेबल कोड बनाते हैं। हमने एक कंपोनेंट बनाया, फॉर एग्जांपल हमने एक बटन बनाया या हमने एक कार्ड बनाया। तो अगर मैं बात करूं, ये वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखो तो ये फिक्स एक कार्ड है। उस कार्ड के ऊपर एक इमेज लगी हुई है, एक टेक्स्ट है, फिर बॉटम है, फिर एक बॉटम है। तो ये तीनों कार्ड्स के ऊपर सेम है। तो हम इसकी जो स्टाइलिंग है वो सेम जगह कर सकते हैं, हमें एक एक डिव के जाके चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। मैं एक बार यूज करूंगा उसके बाद ये सब जगह यूज होगी। और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो ये जो हेडिंग्स हैं ये भी सिमिलर है। ये वाली हेडिंग इस हेडिंग के सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है। तो इस तरह यानी कि जो सेक्शन हेडिंग्स होगी उसको भी हम बना सकते हैं कि हमने एक बार हेडिंग बना दी तो जैसे ही हमने वो देना होगा तो हम सिंगल क्लास लिखेंगे वहां पे, तो हमारा कोड जो है रीयूजेबल हो जाएगा। और इसी तरह ये जो कार्ड्स आप देख रहे हो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रहे हैं। तो ये जितने भी चीजें होंगी तो हम सिमिलर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कंपोनेंट लेयर को चेंज करना होता है। तो वो कंपोनेंट लेयर जो है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। इसके अलावा अगर आप एनिमेशन यूज करना चाहते हो तो वो हम कैसे करते हैं। और एंड इसके अलावा जो है प्लगइन्स, बेसिकली टेलविंड सीएसएस में प्लगइन्स प्रॉपर्टीज होती है। तो प्लगइन जो है वो हमने कैसे बनाने हैं, क्रिएट करने हैं, तो वो आप कर सकते हो। और शायद अगर हमें टाइम मिला तो हम या तो उसी सेशन के अंदर हम कर लेंगे, अदरवाइज हम एक और सेशन करेंगे जिसके अंदर हम एक लाइब्रेरी बनाएंगे कंपोनेंट की, ताकि आप उसको एज अ गिटहब रेपो भी शेयर कर पाओ और दूसरे डेवलपर भी आपको यूज कर पाए। तो उसके बारे में आपको गाइड करूंगा वो कैसे बनती है। तो वो भी आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपने अक्सर देखा हो शेडसन जैसी लाइब्रेरीज होती हैं, तो ये जो लाइब्रेरीज हैं आप कैसे बना खुद से कैसे बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखो बने बनाए कंपोनेंट्स मिलते हैं, बटन्स मिलते हैं। और यहाँ पे अलर्ट की अगर आप बात करो तो ये बने बनाए आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसको मैं जरा व्हाइट कलर में कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे जगह कोड मिल रहे हैं। तो ये कोड आप खुद से कैसे बना किस तरह होस्ट कर सकते हो, तो वो उसके बारे में अगर उसी सेशन में टाइम मिला तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। अदरवाइज जो है हम कोई और
यानी कि सेशन का डे होगा हमारा, उस दिन मैं आपको ये बता दूंगा। सर रिएक्ट नेटिव का तो ऑप्शन है ही नहीं टेलविंड सीएसएस में। ओके, तो रिएक्ट नेटिव का नहीं है ना, तो मैंने आपको ये बताया है कि आपने सिंपल एक काम ये करना है कि 3 पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। एक तो टेलविंड सीएसएस का करना है, पोस्ट सीएसएस करनी है, ऑटो प्रीफिक्सर करना है। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पर आओ तो ये जो कमांड है ना आपकी, ये वाली npm install /t tailwind css port css auto prefixer, जब आप नोड का इन्वायरमेंट यूज कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपने 3 पैकेजेस उस नोड के मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर ऐड करने होते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक ही कमांड है जो कि ये है, ये सब प्रोजेक्ट में चलेगी। आप चाहे रिएक्ट नेटिव यूज कर रहे हो, नेक्स्ट.js यूज कर रहे हो, next.js यूज कर रहे हो, एंगुलर यूज कर रहे हो, क्योंकि सब में जो है आपको नोड मॉड्यूल का फोल्डर मिलेगा। अगर मैं आपको फोल्डर दिखाऊं, तो अगर आपको ये ग्रीन कलर का नोड मॉड्यूल का फोल्डर मिल रहा है और इसके साथ साथ पैकेट डॉट जेसन वाली फाइल मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आप वहां पे टेलविंड सीएसएस यूज कर सकते हो किसी भी वे के जरिए। तो वो जो वे है, आपने बस क्या करना है, अपना टेलविंड सीएसएस वहां पर ऐड करना है, इंस्टॉल करना है। npm इंस्टॉल करके ऑटो प्रीफिक्सर नाम की डिपेंडेंसी ऐड करनी है, जैसे यहां पर ऐड है ये वाली, और इसके साथ साथ पोस्ट सीएसएस की करनी है, टेलविंड सीएसएस की करनी है। जब यहां पर ऐड होगी, उसके बाद आपने क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करनी है, npx टेलविंड इनिशियलाइज। तो जब वो कमांड यूज करोगे, फिर आपके पास यहां पे प्रोजेक्ट के अंदर ग्लोबली जहां पे पैकेट डॉट जेसन होगा, उसी फाइल के साथ आपका ये बन जाएगा, कन्फिग फाइल बन जाएगी। उसके अंदर आपने जिस ये बताना है कि कौन से फोल्डर के अंदर आपका है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ऐप नाम का जैसे फोल्डर बनता है, तो वहां पे कौन सा फोल्डर बनता है, किसी ने नोट किया? ओके, मैं ओपन करके देख लेता हूँ, मेरे पास प्रोजेक्ट बने हुए हैं। तो अगर मैं सर्च करूं एक्सपो, तो यहां पे आप देख सकते हो ऐप नाम का फोल्डर है। तो आपने बस इतना यहां पे लिखना है, /ऐप डबल एस्ट्रिक /डॉट और JSX, तो ये आप ऐड करोगे, ये सिंगल लाइन, तो आपका जो है वो कन्फिग हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, बल्कि मैं 5 मिनट रहते हैं, 5 मिनट में हम इसको, सर जी जी बोलो। सर ये नेटिव विंड में इसकी दी हुई है डॉक्यूमेंटेशन रिएक्ट नेटिव की टेलविंड सेटअप की, अच्छा, नेटिव में दी हुई है, उससे भी हम कर सकते हैं। जी आप उससे भी कर सकते हो। तो उसके बाद आपने लास्ट में क्या करना है कि ओके, तो यहाँ पे CSS की फाइल नहीं है, तो एक CSS की फाइल रहती है, मेरे ख्याल में index.css बनती है फाइल, नेटिव विंड में देख लेते हैं। ओके, तो नेटिव विंड में अगर हम आए, सर टॉप पे रिएक्ट नेटिव शो हो रहा है, कहाँ पे? गेट स्टार्टेड नीचे रिएक्ट नेटिव। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक्सपो, नेटिव विंड, टेलविंड, तो ये तमाम प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए है। उसके बाद हमारा वो कह रहा है कि आपने इनिशलाइज करना है ग्लोबली, ठीक है। तो ग्लोबली इनिशलाइज करने के बाद कन्फिग वाली फाइल बनेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम उन्होंने बोला है कि आपने एक्सपो जो है वो अपना जो है /ऐप जो है वो ऐड करना है। और ये प्री सेट जो उन्होंने दिया रिक्वायर्ड टेल नेटिव विंड के लिए ना, तो वो ये इन्होंने एक्स्ट्रा दिया एक, कि वो आपने अपडेट करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट अ CSS फाइल global.css, तो इसके नाम से एक फाइल बनानी है। और फाइल बनाने के बाद तो बेबल, ओके, तो वो बेबल का उन्होंने दिया कॉन्फ़िगरेशन दी हुई कि बेबल के अंदर आपने ऐड करना है, तो मेट्रो कन्फिग डॉट जेएस के अंदर ऐड करना है। तो वहां पे जो है आपका ऐप डॉट जीएस के अंदर आपने इंपोर्ट कर देना ग्लोबल डॉट सी एस एस। तो ऐप डॉट जी एस एस में ग्लोबल डॉट सी एस एस ऐड करोगे, उसके बाद आपका जो है बंडल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, इसका इसका लेक्चर भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे आपका, रिएक्ट नेटिव में आपने करवाया था ये। हाँ हमने किया था ना ये, ठीक है, तो वहां पे वीडियो है अवेलेबल है, नेटिव वाली प्लेलिस्ट देखोगे ना, वहां पे मिल जाएगी। ओके, तो इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो
वो कर सकते हैं। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज का जो हमारा बेसिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया, और बेसिक स्टाइलिंग जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और थोड़ी बहुत जो कस्टमाइजेशन मैंने आपको बताई है तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन जो होगा टेलविंड सीरीज का, उसमें हम कंपोनेंट लेयर और यूटिलिटी लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट लेयर क्या होती है। कंपोनेंट बेसिकली क्या है कि आपका रीयूजेबल कोड होता है, कि आप बार बार जो है सेम कंपोनेंट नहीं बनाए। जैसे बटन्स होते हैं वो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही यूज हो रहे होते हैं, तो उनके वेरिएंट्स भी होते हैं, तो वेरिएंट्स भी हम क्रिएट करना सीखेंगे और कंपोनेंट बनाना भी सीखेंगे। और इसके साथ साथ जो यूटिलिटी लेयर है वो, और कन्फिग्रेशन जो फाइल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कलर आपने ऐड करने हो तो आप कस्टमाइजेबल जो है वो थीम के अंदर जाके ऐड करोगे, तो वो हम देखेंगे। और इसके साथ साथ जो है प्लगइन्स और एनिमेशन, तो ये 4-5 टॉपिक हैं हमारे, तो जो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। तो तब तक के लिए जो आप बेसिक जो है इंस्टॉलेशन कर लो, अगर किसी को प्रॉब्लम आता है तो ग्रुप में वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन हुआ हमारा एंड यहीं पे, तो अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अब आप सेशन लीव कर सकते हैं।